आप सभी बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आप फिर से स्वागत है आपका वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। इसे पिछली वाली क्लासेस में आपने काइंड ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, सेल के टाइप्स और उसके सेल अवेयरनेस आपने पढ़ा है। अब हम शुरुआत करते हैं एक एक कोशिकांगों के बारे में, उसके सेल अवेयरनेस के बारे में। तो पहला ही जो आपका पहला कोशिकांग है, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। बस पोजीशन चेंज होती है, कहीं कहीं पर उसको प्रोटोप्लास्ट भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। बस पोजीशन चेंज होती है, जो बाकी जो फंक्शंस होते हैं, जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य होता क्या है, तो हम इससे शुरुआत करते हैं। तो जीव द्रव्य ग्रीक वर्ड से मेडअप हुआ है। ग्रीक शब्द क्या होता है, यूनान देश की भाषा है, जो साइंस में यूज की जाती है। और दो ग्रीक वर्ड है, पहला है प्रोटो, और प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, ओके। और इसका हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक। दूसरा वर्ड है प्लाज, और प्लाज मीन्स होता है फ्लूइड, और फ्लूइड मीन्स होता है, और फ्लूइड कैसे होते हैं, तरल होते हैं, लिक्विड के जैसे फ्लूइड्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली आप देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है, टर्म was given by डुजार्डिन। किस साइंटिस्ट ने दिया है, डुजार्डिन ने इसका टर्म दिया है इन 1835। लेकिन ये टर्म की बात है, और इसको बिल्कुल आइडेंटिफाई किसने किया है, आइडेंटिफाई किसी ने किया है, तो आपको पता है जेई, पूरा नाम इनका है जेई पुरकिंजे। जेई पुरकिंजे ने 1839 यानी इंग्लिश बोलते हैं 1839 में इसको प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। अलग अलग साइंटिस्टों ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बहुत सारी चीजें बताया हुआ है। एक साइंटिस्ट थे जेई हक्सले, या हम कहें हाँ जेई हक्सले कहें। जेई हक्सले ने क्या कहा है, जेई हक्सले ने कहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो किसी भी एनिमल हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ का एक बेसिक फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ का फिजिकल बेस है। बगैर प्रोटोप्लाज्म का उसका लाइफ आगे नहीं बढ़ने वाली। इसके पीछे रीजन क्या है, जूलियस जिसको आप कहते हैं जेई हक्सले के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइफ फिजिकल बेसिस है। इसमें मोस्ट कंपोनेंट क्या होते हैं, इसमें दो कंपोनेंट मिलते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट होता है आपके जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स है, एक आपका माइक्रो कंपोनेंट है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो माइक्रो कंपोनेंट। इन सभी कंपोनेंट में जो सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट्स मिलते हैं जो किसी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, इसमें होता है आपका वाटर। वाटर एक फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर आप देखेंगे कि वाटर के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन और वाटर सबसे जो एबंडेंट होता है किसी भी सेल के अंदर। एबंडेंट का मतलब उतना उसका कंपोनेंट पाया तो उसकी क्वांटिटी उतनी होती है, उसमें वाटर कंपोनेंट ज़्यादा होता है, जिसके द्वारा किसी भी सेल की लाइफ आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के पीछे क्या, उसकी सेल को लाइफ में ऑक्सीजन कंपोनेंट ज़्यादा होंगे, जिससे उसकी फिजिकल बेसिक लाइफ आगे बढ़ेगी। अगर हम बात करें कंपोनेंट में, कंपोनेंट तो कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, आपको पता है ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। उसके बाद आपका क्या होता है,
ऑक्सीजन के बाद आपका हाइड्रोजन होता है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन होता है, उसके बाद आपका कार्बन होता है, उसके बाद आपका कैल्शियम। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? ऑक्सीजन आपका 62% के नियर अबाउट होता है, हाइड्रोजन आपका 21 के नियर अबाउट होता है, और नाइट्रोजन आपका 12 के नियर अबाउट होता है। परसेंटेज की क्वालिटी तो परसेंटेज में पाए जाएंगे। कार्बन भी आपका 6 to 7% हो सकता है, और जो कैल्शियम है आपका 2.5%। ये सारे कंपोनेंट्स क्या है? ये किसी भी सेल के जीवद्रव्य में पाए जाते हैं, उसके प्रोटोप्लाज्म में ही होते हैं, जो सेल की लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। ये कंपोनेंट्स ये क्या है? ये कंपोनेंट्स भी आगे भी मिलकर बहुत सारे बड़े कंपोनेंट्स बनते हैं। और ये बड़े कंपोनेंट्स क्या है? बहुत सारे कंपोनेंट का मतलब हमने कहा कि अगर मान लीजिए वाटर प्लस प्रोटीन, इसका जो सोल्यूशन होता है, इसको जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? कोलाइड सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है? कोलाइड सोल्यूशन बनता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन होता है, जिससे सेल के अंदर एबंडेंट फॉर्म में, एबंडेंट मतलब स्थिर रूप में क्या पाया जा रहा है? आपका जीव द्रव पूरी तरीके से ऑक्सीजन, और उसके अंदर क्या मिला? सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट ज्यादा पाया जा रहा है। ये रहा आपका जीव द्रव, एक बेसिक है, और बेसिक इसका स्ट्रक्चर्स होते हैं, फूड लाइक सब्सटेंस होते हैं। अब यही प्रोटोप्लाज्म आगे जाकर आपका साइटोप्लाज्म में भी डिवाइड होता है। हमने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म। तो साइटोसोल और साइटोप्लाज्म क्या है? हमने बताया था कि जब साइटोप्लाज्म से जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, उसको हटा देते हैं तो हम उसको साइटोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। ये तो रहा आपका प्रोटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं कि जो सेल का ब्रेन होता है, सेल का ब्रेन यानी वहीं से स्टार्ट होता है इसका पार्ट, ब्रेन ऑफ सेल। आप सभी लोग नॉर्मली पढ़े ही होंगे अबाउट न्यूक्लियस, अबाउट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसी भी सेल के अंदर, खासकर न्यूक्लियस वेल डेवलप किसमें होता है? कैरियोटिक सेल के अंदर डेवलप होता है, एक्सेप्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसके पास कोई भी वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होते हैं। आप देखेंगे कि न्यूक्लियस वेल डेवलप कैसे कहा जाएगा? जब तक उसके अंदर उस पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई ना दे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई ना दे, यानी केंद्रक कला दिखाई ना दे। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवर किसने किया है? तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवर हुई है, डिस्कवर, इसकी जो डिस्कवर है न्यूक्लियस की, वो कौन किए हैं? वो आपके रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किसका डिस्कवर किया है? न्यूक्लियस का डिस्कवर किया है। कब किया है? 1831। कब किए हैं? 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवर हुई है। कहा जाता है अकॉर्डिंग ऑफ रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस क्या करता है? पूरे सेल की सारी एक्टिविटी, जो उसके सारे कार्य होते हैं, वो सबको अपने कंट्रोल में रखता है। जैसे हम अपने बॉडी को कंट्रोल में कैसे रख पाते हैं? हमारे पास ब्रेन है, हमारा ब्रेन हमारे अंगों को जब चाहे मूवमेंट में भाग लेने के लिए कहे, कुछ आपके बॉडी के अंदर दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक वॉलंटरी होता है जो आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा है, जैसे अगर हम अपने हाथों को इस तरीके से मूव करवा रहे हैं, अपनी पेन को चला रहे हैं, तो वॉलंटरी हमारी इच्छा है कि हम चला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शंस होंगे जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जो आप चाह कर भी आप रोक नहीं सकते। जैसे आपकी बॉडी का जो हार्ट पंपिंग है, रेस्पायरेशन है, किडनी का फंक्शंस है, ये सारे आपके क्या होते हैं? इनवॉल्यूंटरी होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो रॉबर्ट ब्राउन ने कहा है कि न्यूक्लियस क्या करता है? सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल में रखता है। क्या रखता है? सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल में रखता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होता है। इसके पास जो मेम्ब्रेन दिखाई देगी वो डबल दिखाई देगी। इन बिटवीन, गैप बिटवीन, इसमें भी और चीजें क्या मिलेंगी? गैप बिटवीन, हम शॉर्ट में बिटवीन को लिखेंगे, गैप बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा?
गैप होगा, आल्सो कार्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आपका न्यूक्लियर पोल, यानी जिधर से निकलेगा उससे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोल। ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन हो न्यूक्लियस की, टू मेम्ब्रेन हमने कहा कि टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये टू पार्ट में डिवाइड होती है। एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरी होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है चाहे वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दोनों पे जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो लिपिड के ही कंपोनेंट पाए जाएंगे। किसके पाए जाएंगे, लिपिड के ही कंपोनेंट पाए जाएंगे। और लिपिड के साथ साथ इस पर कौन सी लिपिड मिलती हैं, यहाँ पर जो लिपिड मिलती हैं वो फास्फोलिपिड मिलती है। क्या मिलती हैं, फास्फोलिपिड से बना होता है इसका लेयर। किसकी लेयर, न्यूक्लियस की लेयर। आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें हम तो आप न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की सेल ऐसे आपको दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपको 5 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देंगी, लेकिन ये कैसी होंगी, डबल फॉर्म में होंगी। कैसी होंगी, डबल होंगी, कुछ ऐसे। ये आपकी डबल मेम्ब्रेनस हो गई। आप इसमें देखेंगे कि बिल्कुल थिन, जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखेगा, कुछ ऐसे फॉर्म में। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप क्रोमैटिन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और दूसरा क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने कहा था कि दो मेम्ब्रेनों के बीच में जो गैप होता है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोल। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोल। ठीक है, आप देखेंगे कि इसमें आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमैटिन। क्या है, क्रोमैटिन, सॉरी, क्रोमैटिन। ठीक है, ये क्रोमैटिन आपका है। और आप देखेंगे यहाँ पर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, फ्लूइड। यही फ्लूइड आपको देखेंगे सेल में पूरी तरीके से स्कैटर्ड था, बिखरा हुआ था, तो साइटोप्लाज्म था। वहाँ पर कुछ जगह प्रोटोप्लाज्म भी आप देखे होंगे, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आप देखोगे कि कहीं पर एक कंडेंस्ड होता है, और एक पार्ट ऐसा कंडेंस्ड होता है जो बिल्कुल इस तरीके से होता है, और ये मेम्ब्रेनस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। याद रखिएगा, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल हैं, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल हैं, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो प्लांट की हो, सभी न्यूक्लियस के पास, जितने भी न्यूक्लियस हैं उसके पास सिंगल न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोलस होता है, एक्सेप्ट ऑफ ओनियन सेल। यानी हम देखेंगे तो सभी, चाहे यूकैरियोटिक में पादप हो चाहे वो आपका एनिमल हो, जंतु हो, सभी के न्यूक्लियस के पास सिंगल न्यूक्लियोलस होता है। लेकिन ओनियन, क्या, ओनियन, ओनियन मतलब प्याज, प्याज में कितनी मिलती हैं, 4 न्यूक्लियोलस मिलते हैं। कितने न्यूक्लियोलस मिलते हैं, 4 न्यूक्लियोलस प्याज की सेल के अंदर पाया जाता है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं और
क्रोमैटिन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, याद रखिएगा जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें पाया जाता है आरएनए, और आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और ये किसी भी सेल में पाया जा सकता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आरएनए होता है वो पहले न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, वो बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, पहले नहीं जाता। पहले कहाँ होता है, आरएनए में होता है, और सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। क्रोमैटिन क्या होती है, क्रोमैटिन यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमैटिन आपकी दो होती है, एक आपका यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, और दूसरा होता है आपका हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। जो क्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन है, धागे के जैसी होंगी। एक का काम होता है उसको कंडेंस करना, लाइट देना, और एक का काम होता है उसको थोड़ा सा विजुअलिटी की कलर में देना। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो क्रोमैटिन होता है एक प्रोटीनियस पार्ट होता है, और एक क्रोमैटिन जो हेट्रोक्रोमैटिन एक तरीके की प्रोटीन से बनती है। और वो प्रोटीन कौन सी होती है जिससे दोनों का निर्माण होता है, ये होती है आपकी हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। आपने सुना होगा कि सभी प्रोटीन लगभग एसिडिक होती हैं, लेकिन एक ऐसी प्रोटीन है जो बेसिक, कैसी है, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन करती क्या है कि इसी में जो क्रोमैटिन है इसी के अंदर डीएनए को क्या करती है, बाइंड करती है। डीएनए को क्या करती है, बाइंड करती है, जबकि आरएनए को बाइंड नहीं करता। याद रखिए बहुत बेसिक अंतर है। इसी क्रोमैटिन के अंदर अगर डीएनए बंधा हुआ है तो बंधा क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। लेकिन आरएनए को कोई भी हिस्टोन प्रोटीन बांधे नहीं रखती। तो आरएनए क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है। जब किसी सेल का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो कोशिका की जो जीवन स्टेज होती है, जो जीवन अवस्था होती है, उसी अवस्था के दौरान एक जो आरएनए होता है इसी न्यूक्लियोप्लास्ट से निकलकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और निकलता कैसे है, बाई न्यूक्लियर पोर चला जाता है। और डीएनए को बांधे कौन रखता है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन बांधे रखता है, हिस्टोन प्रोटीन। आगे देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन किस तरीके की होती है, क्या करता है। हिस्टोन प्रोटीन, हमने आपसे कहा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है। हिस्टोन प्रोटीन आपकी बेसिक नेचर की है। इसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक। क्या है, बेसिक नेचर की हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन कितने काइंड की होती हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन 5 काइंड की होती हैं। पहला कौन सा हिस्टोन होता है, H1, दूसरा होता है H2A, तीसरा क्या होता है H2B, चौथा क्या होता है H3, और पांचवा क्या होता है H4। इसमें से जब भी ये आपको हिस्टोन देखेंगे, इसमें से जो 4 हिस्टोन है, ये चारों हिस्टोन क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं। क्या होती हैं, पेयर्ड होकर एक आक्टामर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, आक्टामर। यानी आप देखेंगे 4 का इंटू करेंगे तो 8 बनता है, और 8 क्या बनता है, आक्टामर बनता है। और ये आक्टामर क्या करते हैं, ये डीएनए को बाइंड करते हैं। डीएनए को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी हिस्टोन्स हैं, तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसके ऊपर जो डीएनए होता है बिल्कुल रेप्ड होता है, ऐसे ऐसे रेप्ड होता है, फिर इधर से रेप्ड होगा इस तरीके से, इस तरीके से रेप्ड होता है। और बीच बीच में आपको याद होना चाहिए ये जो लगे होते हैं इसको हम कहते हैं H2A, H2B, H3 और H4। ये जो आपको चारों हिस्टोन दिख रहे हैं जो आक्टामर है, बाइंडर हिस्टोन है, ये क्या करते हैं, डीएनए को एक गेंद ले लीजिए और गेंद को रस्सी से बांध लीजिए। आप देखोगे कि अब लास्ट में जब गेंद को ऐसे रस्सी को खोलेंगे तो गेंद खुल जाएगी, तो डीएनए बंधेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये तो इसको बाइंड तो किए रहते हैं, लेकिन हिस्टोन को लिंक कौन करता है, लिंकर हिस्टोन पूछा जाता है। लिंकर हिस्टोन कौन सा है, तो लिंकर हिस्टोन आपका क्या है, H1 है। तो बीच बीच में क्या करता है, बाइंड कर देता है, जिससे गांठ खुलेगी नहीं और फिर डीएनए बाहर
नहीं आने वाला, डीएनए बाहर नहीं आने वाला है। और ये किसका काम होता है? इसी हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है। हिस्टोन प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किससे बनता है? हिस्टोन प्रोटीन किससे बनती है? अमाइनो एसिड से बनती है। किससे बनती है? अमाइनो एसिड से बनती है। और वो कौन सी अमाइनो एसिड होती हैं? लाइसिन। कौन सी होती हैं? लाइसिन। और दूसरी कौन सी होती है? अर्जिनिन। याद रखिएगा, ये जो दो अमाइनो एसिड ऐसी हैं, इनका नेचर कैसा है? बेसिक। कैसा है? बेसिक अमाइनो एसिड जब मिलती है तो आपका हिस्टोन प्रोटीन बनाती है। और हिस्टोन प्रोटीन में आपके 5 काइंड के मिलते हैं, जिसमें से 4 हिस्टोन क्या होते हैं? आपके ऑक्टामर के फॉर्म में होते हैं। और जो आपका एक हिस्टोन होता है वो लिंकर हिस्टोन होता है, जो आपको बांधे रखता है। इससे डीएनए इधर उधर बिखरता नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है? H1 काइंड। इसको हम लिंकर हिस्टोन कहते हैं। पूछा जाता है लिंकर हिस्टोन कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि लिंकर हिस्टोन आपका H1 क्या है? H1 लिंकर हिस्टोन है। अब डीएनए, आपको पता है कि डीएनए है, तो डीएनए को बांधे हुए है, तो पूछा जाता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको इतना याद होना चाहिए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये आपके डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए आया कैसे है, किस तरीके से आता है, किस तरीके का इसका फंक्शंस है। अभी आपकी बेसिक क्लासेस हैं, 9th में है। आगे धीरे धीरे आगे आपकी क्लासेस चलेंगी तो आप पर जान जाएंगे कि किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो न्यूक्लियस का जो फंक्शंस होता है, न्यूक्लियस का जो फंक्शंस है वो पूरी बॉडी पे किसका रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, किसका क्या काम होना चाहिए, इस पर सारा इसका कंट्रोल होता है। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के बाद हमारा जो अगला सेल ऑर्गेनल्स है वो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कॉमन सा है, सबको पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका केवल प्रोकैरियोटिक में दिखता है, सॉरी यूकैरियोटिक में दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक एनालॉगस होता है, इसके जैसा ही फंक्शन प्रोकैरियोटिक के अंदर दिखता है, इसको बोलते हैं मीजोजोम्स। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया 2 वर्ड से मेडअप हुआ है, ग्रीक वर्ड है। पहला माइटो, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, माइटो का मतलब होता है थ्रेड। और दूसरा जो ग्रीक वर्ड है कॉन्ड्रियन, क्या है? कॉन्ड्रियन। और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है आग्रेनुल, आग्रेनुल, यानी धागे के जैसा एक पार्टिकल दिखता है। इसको हम पार्टिकल भी बोल सकते हैं, कण भी बोल सकते हैं। यानी धागे के जैसा एक पार्टिकल दिखता है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम डिस्कवर की बात करें, डिस्कवर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो डिस्कवर की बात करते हैं जो सभी लोग कॉमन तौर पर आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवर कॉलिकर ने किया। किसने किया है? कॉलिकर ने किया है इन 1880, 1880 में। बट सेकेंड तौर पर एक और साइंटिस्ट आए थे, बोथ कॉम्बो थे, 2 लोग मिल के आए थे। एक का नाम था आपका अल्टमान, अल्टमान, और दूसरे का नाम था फ्लेमिंग। इन दोनों ने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला था कि एक ऐसा प्लास्ट है, एक प्लास्ट है। प्लास्ट का मतलब होता है जो लाइफ को आगे बढ़ा रहा है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, और उसको हम बोलते हैं, और ये किसी लाइफ को आगे बढ़ाता है, उसको बोलते हैं बायोप्लास्ट। और ये बायोप्लास्ट कब दिए हैं? 1893। कब दिए? 1893 में बताया कि अल्टमान और फ्लेमिंग ने कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो दिख रहा है आपको, ये प्लास्ट के जैसा है, और ये आप लाइफ, किसी लाइफ को आगे बढ़ाता है। लेकिन आगे जो वैज्ञानिक आए आपके, जो सबसे बढ़िया माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन करके बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है, सूत्र के जैसा दिखता है, कण के जैसा दिखता है। उसका नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम है आपका चार्ल्स बेंडा। कौन है? चार्ल्स बेंडा। चार्ल्स बेंडा ने क्या बताया? 1897 बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है?
पार्टिकल कहें या तो हम इसको फिलामेंटस कहें, फिलामेंटस लाइक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंटस बोलते हैं। इसकी जो साइज होती है वो साइज 0.5 टू 1.0 म्यूएम तक हो सकती है। म्यूएम का मतलब होता है 1 म्यूएम इक्वल 10⁻⁻⁶ होता है। ये भी आप याद रखिएगा तो फिजिक्स के सवाल में आ सकते हैं, आप पढ़े भी होंगे। तो शेप आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फिलामेंटस होता है। आगे हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब भी आपसे पूछा जाए फिलामेंटस है तो फिलामेंटस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, आप देखोगे कुछ ऐसा बनता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई चीज़ का फिलामेंटस बनाया है तो वर्ड लाइक कैसा बनता है। ये आउटर मेम्ब्रेनस है, इनर मेम्ब्रेन में आप देखोगे कुछ ऐसी। ठीक है, आप देखोगे कि सबसे जो बाहर है उसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी क्या है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे इनर मेम्ब्रेन हो, दोनों पोरिन प्रोटीन से बनते हैं। किससे बने होते हैं, पोरिन प्रोटीन से बने होते हैं। इस प्रोटीन से बने हैं, इस प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है पोरिन प्रोटीन। और एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन इज शॉर्टर देन इनर मेम्ब्रेन, यानी आउटर मेम्ब्रेन आपकी छोटी होती है और इनर मेम्ब्रेन आपकी बड़ी होती है। ये याद रखिएगा, जिसके कारण ही जब किसी छोटी चीज के अंदर जब बड़ी चीज को एडजस्ट किया जाता है, इसमें आप देखोगे फिंगर के जैसी, उंगली के जैसी कुछ संरचनाएं उभर के आ जाती है। ये उंगली के जैसी जो संरचना उभरी है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और आप देखोगे किसी की सरफेस पे आप डंबल लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिखेंगे, पूरी बॉडी में इसके फैले रहते हैं ऐसे। आप बढ़िया से बना लेंगे, आपकी बुक में बहुत बढ़िया दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से पूरा पार्टिकल दिखता है। और इस पार्टिकल को आप क्या बोलते हैं, इस पार्टिकल को आप एक वर्ड में बोलते हैं F1 पार्टिकल। इसको आप क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, या इसी को कहीं कहीं पर ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, या इसी को हम कहते हैं फर्नांडेस मोरन पार्टिकल, मोरन पार्टिकल, या कहीं कहीं पर इसी को हम बोलते हैं रिदम पार्टिकल। क्या बोलते हैं, रिदम पार्टिकल्स। क्या होते हैं, रिदम पार्टिकल्स। यानी इसका की बहुत सारे नेम्स हैं। आप देखोगे कि इसमें इसके पास एक ऐसा डीएनए है जो नेकेड है। डीएनए तो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देने वाला है, ऐसा सब्सटेंस है, बट यहाँ पे विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसको हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए। क्या बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए। और ये डीएनए कैसा है, नेकेड। नेकेड का मतलब है हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं खुली आंख से, वैसा ही डीएनए यहाँ इसके पास होता है। नेकेड डीएनए है, खुली आंखों से देखा जा सकता है। इसके पास 3 राइबोसोम होते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के बाद इसकी पहली बार ओरिजिन हुई है यूकैरियोटिक में। याद रखिएगा, इसके पास भी जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक के जैसा ही होता है। हमने आपको बार बार बताया हुआ है, इसका जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। और आप देखोगे कि इसकी बॉडी में आप पूरी तरीके से फ्लूइड्स फैले होते हैं, स्कैटर्ड होता है। और जो ये फ्लूइड्स होते हैं, इस फ्लूइड्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मिलते हैं, इसके अंदर कंपोनेंट्स मिलते हैं। कैल्शियम के कंपोनेंट मिल सकते हैं, मैग्नीशियम के कंपोनेंट मिल सकते हैं, डाइवैलेंट होते हैं। ठीक है, मैग्नीज के कंपोनेंट मिल सकते हैं, आयरन के कंपोनेंट मिलते हैं, यानी ये सब डाइवैलेंट। कैसे हैं, डाइवैलेंट कैटायन के कंपोनेंट्स मिलेंगे। सबसे खास बात है, इसकी जो क्रिस्टी होती है, इस क्रिस्टी पर एक एंजाइम होती है, इसको हम कहते हैं
माइटोकांड्रिया की मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकांड्रिया पूछा था, मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकांड्रिया तो आप बताएंगे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होती है एक कैटालिटिक फंक्शन करती है, उत्प्रेरक का काम करती है, जिससे माइटोकांड्रिया क्या करता है, किसी कोशिका के पास कोशिकीय शोषण स्टार्ट हो जाता है। और जब कोशिकीय शोषण स्टार्ट होता है तो याद रखिएगा एनर्जी डायरेक्ट बाइंड नहीं होती, एनर्जी डायरेक्ट निकलती नहीं, डीएनए के ही ब्रेकिंग, जब डीएनए ब्रेक होता है उसके जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, याद रखिएगा कि आपको पता होगा डीएनए के पास, फिलहाल अभी आप 9th में है इसलिए ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, इतने जान लीजिए कि डीएनए जब टूटेगा तो डीएनए के पास जो फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड होता है वो हाई करेंसी बॉन्ड होता है। जब वो टूटेगा, जब वहाँ से वो बॉन्ड टूटता है तो वहाँ से जो जनरेट फास्फेट होता है, तो कहते हैं ना कि डीएनए फास्फेट से फास्फोरस से बना होता है, तो डीएनए पर पाया जाता है। जब वो टूटेगा तो एनर्जी में चेंज होगा, और एनर्जी किस में चेंज होगी, आपको याद होगा वो एनर्जी बनेगी कैसे, यहीं से निकलेगी वो एनर्जी, इसी अपन पार्टिकल से एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी किस रूप में निकलेगी, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आप कहते हो कि एडेनोसिन, क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा फॉस्फेट है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसका जो F1 पार्टिकल होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो आपका 200 एंगस्ट्रॉम की होती है, इसकी जो विड्थ होती है वो 150 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है कि जब डायरेक्ट आपका एटीपी नहीं बनता, पहले आपके एक फास्फेट यहाँ पर ऐड होता है, जब एक फास्फेट ऐड होगा उसको हम कहते हैं एएमपी। एएमपी का मतलब होता है एडेनोसिन मोनोफास्फेट। एक है तो मोनोफास्फेट, दो होगा तो डाइफास्फेट। तो यहाँ पे एक फास्फेट और ऐड होगा, और एक क्यों ऐड होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो किसमें चेंज होगा, एडीपी। और फिर एडीपी से क्या बनता है, एटीपी बनता है, फिर एक फास्फेट और वाटर चेंज, इसमें हाइड्रोजन यूज होगा, जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, एटीपी बन जाएगा। और ये एटीपी क्या करता है, हमारे सेलों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये एनर्जी कैसी होगी, ये एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी की तरह होगी, यानी इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है किसी भी सेल को एज ए फंक्शन ऑफ मैकेनिकल, यानी उसकी मेंटेनेंस करना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर हमारी बॉडी में कहीं कट गया, कहीं फिट गया, तो उसकी जो इंजरी हुई है उस इंजरी की कंप्लीट तौर पर मेंटेनेंस कवर करता है हमारी कोशिकाओं की, वो हमारी एनर्जी करती है। और एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक। और एक काइनेटिक एनर्जी हमको किस रूप में मिलती है, वो हमको मिलती है एटीपी के रूप में। ये एटीपी के रूप में एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की तरह आपकी कोशिकाओं की मेंटेनेंस करती है, टूट फूट गई कोशिकाओं की मरम्मत करती है, और मरम्मत करने के साथ साथ उसके कुछ नई कोशिकाओं को बनाती भी है। जिस तरीके से हमारी कोशिकाएं अलग अलग तरीके से अपना फंक्शन करती हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर एक एटीपी तो जनरेट करता है, लेकिन ये एनर्जी जो जनरेट होगी वह आपका कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि 36 या कहीं कहीं पे आप देखेंगे 38 एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती, यानी एक तरीके से हाई एनर्जी करेंसी रिलीज होती। कैसी रिलीज होगी, हाई एनर्जी करेंसी। तो हम एक तरीके से कहेंगे करेंसी ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया को समानता नॉर्मली आप करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, या जो सबसे बढ़िया आप पढ़े होंगे पावर हाउस, क्या बोलते हैं, पावर, यानी पावर दे रहा है आपकी बॉडी को, पावर हाउस है। किसका हाउस है, सेल का पावर हाउस, एनर्जी का हाउस है। और इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे आपकी कोशिकाओं की मेंटेनेंस होती है। क्या होती है, मेंटेनेंस होती है। मैकेनिज्म हमेशा इसका इतना हाई होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इसके ज़्यादा सपोर्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, आप छोटे से बड़े हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस भी होता है, इसकी एनर्जी होती है। सो आल्सो कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल।
ओके, थैंक यू।